तो चलिए बच्चों, अपन प्रीवियस क्लास के आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिफरेंट वेव फ्रंट्स और वेव फ्रंट्स के डिफरेंट टाइप समझाए थे। अब आज अपन को देखना है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो मुझे लगता है पहले तो हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो पहले आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है बच्चों, ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट और प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a source of secondary wavelets, sending out disturbance in all the directions in a similar manner as the original source of light does. Second, the new position of wavefront, secondary wavefront, at any later time is the envelope of the secondary wavelets at that instant. ये दो पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं, इनको यदि आप लिख लेते हैं तो ये आपके एक्चुअल में है हाइजेंस प्रिंसिपल। लेकिन मुझे मालूम है आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आया जो मैंने बोला है, पर थोड़ा ध्यान से फिर से मैं समझाता हूँ, आप समझिएगा। देखिए, हाइजेंस प्रिंसिपल जो है सेकेंडरी वेवलेट्स ये बता रहा है एक्चुअली में कि जो लाइट है उसका प्रोपगेशन कैसे होता है, लाइट कैसे मूव करती है। लाइट एक्चुअली में वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में मूव करती है। जैसे आप लोग को मैंने बताया था, जब सोर्स इन्फिनिटी पर होता है तो आपको मालूम है पैरेलल रेज आती हैं, और ये जो पैरेलल रेज हैं वो सही मायने में क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और इसी में मैंने आपको बोला था ऐसा प्लेन जिस पर हर पार्टिकल सेम फेस में होगा उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो फिर ऐसा आपको समझाया भी था, ऐसा बनाकर मैंने, ये प्लेन था जिस पर हर पार्टिकल कैसा होगा, सेम फेस में। मतलब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कॉपी का पेज होता है कि आप देखें प्लेन, दिखाओ जरा एक कॉपी। तो मान लीजिए जैसे ये है, ये प्लेन हो गया। लेकिन बच्चों यदि इस प्लेन को ऐसा करते तब तो पूरा प्लेन दिख रहा है, पर ऐसा साइड व्यू देखोगे तो लाइन दिखेगी ना। तो ये भले ही प्लेन वेव फ्रंट है पर साइड व्यू उसका क्या दिख रहा है, लाइन दिख रही है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसी चीज को बनाना चाह रहा हूँ, तो ये लाइन को ऐसा शो कर दे रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। अब ये तो तब बताया मैंने जब सोर्स इन्फिनिटी पर है, लेकिन जब सोर्स पॉइंटेड होता है तब मैंने आपको बताया था ऐसी रेज आती हैं, ऐसी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसको सेंटर ले लीजिए, और यदि मान लीजिए सपोज यदि हम x1 रेडियस का ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं या स्फीयर ड्रॉ करते हैं, स्फीयर है ये, इमेजिनरी स्फीयर, तो इसको भी अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब यहां पर जो इसने हाइजन ने प्रिंसिपल बोला है वो ये बोला है, ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स sending out disturbance in all the directions in a similar manner as the original source of light does. वेव फ्रंट पर हर पार्टिकल जो होता है वो न्यू डिस्टर्बेंस का सेंटर होता है। न्यू डिस्टर्बेंस का सेंटर, न्यू डिस्टर्बेंस किसको बोलोगे? आप जरा सोच के देखो, जैसे आप लोगों को मालूम है स्टेशनरी वाटर है, कौन सा वाटर, पॉन्ड का वाटर या तालाब मान लीजिए, आपको मालूम है वो फ्लोइंग वाटर नहीं है और उसमें किसी भी टाइप का भी फिलहाल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और आप वहां पर जाकर किनारे बैठ जाते हैं और एक पत्थर को उठाकर थ्रो करते हैं, तो आप सब जानते हैं जहां पर जाकर स्टोन स्ट्राइक करेगा वाटर सरफेस पर, उसके अराउंड इस तरीके से कंसंट्रिक सर्कल्स बनते हैं इंक्रीजिंग रेडियस के। उसको बोले यहां समझने को,
जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इंक्रीजिंग रेडियस के, इनको अपन वेव्स बोलते हैं। इसी को अपन डिस्टरबेंस भी बोलते हैं। ये जो डिस्टरबेंस है उसी को हम बोल रहे हैं वेव्स। जहां पर जाकर स्टोन स्ट्राइक किया उसके बाद वाटर में क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। ये डिस्टरबेंस बोल रहे हैं एक वर्ड, इसी को बोल रहे हैं अपन वेव्स। नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोलेंगे डिस्टरबेंस, और जो जानता है उसको बोलते हैं वेव्स। तो जैसा ये न्यू डिस्टरबेंस हो रहा है, वैसे ही ये जो वेव फ्रंट्स हैं उस पर हर पार्टिकल न्यू डिस्टरबेंस का सेंटर होता है। मतलब ऐसा डिस्टरबेंस होगा इसके अराउंड, यहां भी न्यू डिस्टरबेंस होगा, ये न्यू डिस्टरबेंस होगा। ये सब जो आपको दिख रहे हैं वेव फ्रंट पर पार्टिकल्स, ये सब न्यू डिस्टरबेंस के सेंटर हैं। वेव फ्रंट पर हर पार्टिकल न्यू डिस्टरबेंस का सेंटर है। और ये जो न्यू डिस्टरबेंस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब ये वेव फ्रंट था, और जो ये सर्कल 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 आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, एक्चुअली में ये स्फेरिकल है, छोटे छोटे स्फीयर्स हैं वो। ये जो छोटे छोटे स्फीयर्स दिख रहे हैं न्यू डिस्टरबेंस है ये, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये बिल्कुल उसी स्पीड से मूव करता है जिस स्पीड से वेव फ्रंट मूव करता है। मतलब मैं समझा बहुत आराम से रहा हूं आपको, पर इससे बहुत ज्यादा स्पीड से ये डेवलप होते हैं, और इसी लाइट बहुत स्पीड से आगे प्रोग्रेस करती है। तो लाइट कैसे आगे प्रोग्रेस करती है, तो वो देखो आगे उन्होंने जो सेकंड बोला है, द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज द इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। मतलब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बने हुए हैं, यहां पर यदि हम एक टेंजेंशियल सरफेस इमेजिन करें, तो ये जो टेंजेंशियल सरफेस होगा वो न्यू वेव फ्रंट होगा। फिर इस न्यू वेव फ्रंट पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सब न्यू डिस्टरबेंस के सेंटर होंगे। तो फिर क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर बनेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स इस तरीके से। फिर यहां पर आप एक टेंजेंशियल सरफेस इमेजिन कर दोगे, फॉर्म कर दोगे, तो फिर क्या बन जाएगा, न्यू वेव फ्रंट। मतलब ये जो आपको प्लेन 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 दिख रहे हैं, ये सब क्या दिख रहे हैं, वेव फ्रंट्स। कौन से वेव फ्रंट है ये सब, प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन ये जो स्फेरिकल दिख रहे हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसा मैंने यहां समझाया है बिल्कुल ऐसा ही स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी होता है। जब आप किसी सोर्स को ऑन करते हैं तो डेफिनेटली वेव फ्रंट फॉर्म होता है जिस पर हर पार्टिकल सेम फेस में होता है। हर पार्टिकल जो होता है वेव फ्रंट पर वो न्यू डिस्टरबेंस का सेंटर होता है, और उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाता है, न्यू डिस्टरबेंस। इस न्यू डिस्टरबेंस को आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर यहां पर टेंजेंशियल सरफेस आप डेवलप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट पर हर पार्टिकल जो होगा वो न्यू डिस्टरबेंस का सेंटर होगा, और उसके अराउंड क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स इस तरह। फिर यहां पर टेंजेंशियल सरफेस तो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन ये जो स्फेरिकल दिख रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इस तरीके से जो लाइट है वो कंटिन्यूअस वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट्स इसके फॉर्म में मूव करती है। ये बिल्कुल वैसा ही जिस स्पीड से वेव फ्रंट डेवलप होते हैं उसी स्पीड से एक्चुअली में सेकेंडरी वेवलेट्स बनते जाते हैं। फटाफट डेवलप होते जाएंगे और यहाँ सोर्स से
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। इस तरीके से लाइट जो है वो प्रोग्रेस करती है। ये है एक्चुअल में हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया है, इसके बाद मुझे एक्चुअली में आपको न्यू टॉपिक लेना है, एक्सप्लेनेशन देना है रिफ्लेक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो बच्चों अपन ने यहाँ पर कुल मिला के हाइजेंस प्रिंसिपल को समझा है। जो मैंने दो आपको प्रिंसिपल बताए हैं उन्हीं को मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था ये वेव फ्रंट्स, और सेकंड प्रिंसिपल में बताया वेवलेट्स। मैं एक बार फिर से चाहो तो फिर से सुना देता हूँ आपको हाइजेंस प्रिंसिपल। फर्स्ट है ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट और प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स of secondary wavelets sending out disturbance in all the directions in a similar manner as the original source of light does. Second, the new position of the wavefront, secondary wavefront at any later time is the envelope of the secondary wavelets at that instant. नेक्स्ट इसके बाद बच्चों अपने को देखना है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लेन सरफेस है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिरर। अब इस पर रेज जो है वो ऐसी इंसिडेंट करनी पड़ेंगी, ये रेज। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए बी रे इंसिडेंट की है और साथ में यहाँ पर सी डी रे। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्लेन मिरर पर जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल हो रही है। स्वाभाविक सोर्स इन्फिनिटी पर होगा तभी तो पैरेलल रेज आ रही है। तो अब यदि मान लीजिए हमने जैसे ए बी रे ली और सी डी रे ली और ये जो बी पॉइंट है वो पहले जाकर हिट कर गया है, इस वाली रे से में देखो डी पॉइंट बाद में हिट हो रहा है और यहाँ पर ए बी पहले हो गया। यदि बी से सी डी पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ये, तो आप लोग को समझना चाहिए फिर कि ये जो बी एम है वो सही मायने में क्या है, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि रेस ऐसी आ रही है और उसके परपेंडिकुलर मैंने प्लेन डेवलप किया है तो ये क्या होना चाहिए, वेव फ्रंट। रेस हमेशा कैसी चलती हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। इसका मतलब वेव फ्रंट कैसा होगा, रे के परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये जो ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर ये प्लेन दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, वेव फ्रंट। इसका मतलब इस वेव फ्रंट पर सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, सेम फेज। सबसे पहले जाकर ये बी हिट कर रहा है, उसके बाद ये हिट करेगा, फिर ये हिट करेगा, ये हिट करेगा, ये हिट करेगा, लास्ट में एम यहां पर जाकर हिट करेगा। बी का तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद किसका, ये जो पार्टिकल यहां पर हिट कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहां वाले पार्टिकल उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे लास्ट में स्टार्ट होगा डी से जो है उसका रिफ्लेक्शन। कुल मिलाकर ये ऐसा जाएगा। अब यदि आप डी से ये जो रे ए बी इंसिडेंट रे थी और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको नेम दे दीजिए आप बी ई, क्योंकि ए बी सी डी मैंने इंसिडेंट रेज ली है, तो बी ई और डी एफ को ले लीजिए रिफ्लेक्टेड रे रेस। ये बी एम क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो स्वाभाविक ये एम से जब डी पर पहुंचा और ये डी से दी हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसा, ये नेम देते हैं इसको डी एन।
तो ये dn होना चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मतलब इस पर जितने पार्टिकल्स थे वही पार्टिकल्स यहां पर dn पर हैं, मतलब सब सेम फेस के हुए। यहां वाले पार्टिकल पूरे यहां क्यों होंगे? भाई सिंपल सी बात है, ये सब एक ही क्लास से चल रहे थे, जैसे आप लोग एक क्लास से चल रहे हो। इसने पहले रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया और इसने सबसे लास्ट में। जब तक ये एम डी तक पहुंच रहा है तब तक क्या हुआ, बी कहां से कहां पहुंच गया, एन पर, क्योंकि वो पहले टकरा गया तो वो यहां पहुंच गया। मतलब ये जो एम एन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, बी एन ने। इस पर सब पार्टिकल कैसे होंगे, सेम फेस में। तो इसका मतलब यहां पर बीएम जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये डीएन जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये होना चाहिए। इस पर सब पार्टिकल सेम फेस में। अब बच्चों हमको मालूम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल आई है। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो आपको पता है ये नॉर्मल है, नॉर्मल का परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल हुआ मिरर, ये आपको मालूम है इंसिडेंट रे है, और यहां पर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये हॉरिजॉन्टल इसके बीच का, क्योंकि कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। जैसे ये दो लाइंस है, इनके बीच का 1 और 2, इनके बीच का एंगल यदि थीटा होगा तो इनकी जो परपेंडिकुलर, 1 की परपेंडिकुलर 1 डैश और 2 की परपेंडिकुलर 2 डैश, तो उनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। मैंने कई बार प्रूफ करके बताया है। तो सिंपल सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई है, नॉर्मल की परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये जो इंसिडेंट रे थी इसके परपेंडिकुलर तो वेव फ्रंट है, तो मतलब ये एंगल क्या होगा, आई। अब यहां पर ये जो बीई दिख रही है वो रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है, और आपको क्लियर है यहां पर कि ये एंगल आर है। कौन सा एंगल आर है, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच का एंगल आर है। यदि ये आर है तो रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और नॉर्मल के वेव फ्रंट हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये एंगल क्या होगा फिर, आर। मतलब ये बीएम हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, तभी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो ये एंगल आर हो गया। अब हमको पता है यदि हम आई इज इक्वल टू आर यदि प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप उसको अब समझना होगा कि यहां पर जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं यदि मैं उनको यहां पर लिख दूं तो सपोज इसको मैं एस बोलता हूं, तो एंगल ए बी एस मैं आपको समझा रहा हूं एंगल आई, और यहां पर एंगल है वेव फ्रंट से एम बी डी, एंगल एम बी डी, ये भी आई है। ऐसे ही एंगल एस बी एन, एस बी एन, ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जितना ये एंगल है उतना ही एक्चुअली में है एन डी बी, एंगल एन डी बी,
अब यहां पर आप देखें तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी, इन ट्रायंगल बी एम डी एंड ट्रायंगल बी एन डी, बी एन डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रेंट। उसका रीजन है कि इन दोनों ट्रायंगल की जो बीडी साइड दिख रही है वो कॉमन है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, उस या सिमिलर बोल सकते हो। रीजन उसका कि जो बीडी साइड है वो कॉमन है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, कॉमन। ऐसे ही आप देखो तो एंगल बी एम डी और एंगल बी एन डी, ये 90 है और ये भी 90, वेव फ्रंट्स है ना, परपेंडिकुलर है। तो एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एन डी, ये 90 डिग्री के। इसके अलावा ये जो बी एन है और एम डी ये भी इक्वल हैं, बी एन इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू, क्यों इक्वल है दोनों? क्योंकि हमको मालूम है बीएम पर हर पार्टिकल कैसा था, सेम फेज में। लाइट की स्पीड सपोज v, तो सेम टाइम t में b ने n तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने ही टाइम में m ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, md। कैसे आया भाई? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये सब पूरे पार्टिकल्स सेम फेस में हैं, मतलब सेम टाइम में सब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि सबकी स्पीड भी सेम है, v और t भी सेम है तो x भी सेम होगा। तो ये वाला पार्टिकल, b वाला जो पार्टिकल, स्टार्टिंग पार्टिकल, वो यहां तक पहुंचता है, तो इसके आगे वाला पार्टिकल ऐसा जाएगा और फिर ऐसा जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, x। क्यों? क्योंकि सेम फेस में। फिर यहां वाला पार्टिकल भी ऐसे करेगा, यहां से यहां तक जाएगा और यहां पहुंचेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टिकल सेम फेस में है ना, तो सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इक्वल। तो लास्ट में जो पार्टिकल है वो सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, यहां तक, क्योंकि न्यू वेव फ्रंट ये आ गया है। यही जो पार्टिकल थे वो टी टाइम बाद उठकर कहां पहुंच गए, पूरे के पूरे इस वेव फ्रंट पर। बी यहां से यहां पहुंच गया और एम यहां से यहां पर। इसका मतलब बी एन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, एम डी। तो बी एन इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू वी इंटू टी। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर इन सिमिलर ट्रायंगल में प्रूफ हो गया कि एंगल एम बी डी इज इक्वल टू एंगल एन डी बी। देयरफॉर एंगल एम बी डी, या आपने चूंकि यहां पर लिखा है एम बी डी लिखा है, ठीक है, देयरफॉर एंगल एम बी डी इज इक्वल टू एंगल एन डी बी, एन डी बी। और आप ऑलरेडी बता चुके हो कि एम बी डी एक्चुअली में आई है और एन डी बी क्या है, आर है, मतलब आपने प्रूफ कर दिया एंगल आई इज इक्वल टू ऑफ एंगल आर। तो इस तरीके से वेव थ्योरी के बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो मान लीजिए जैसे ये डेंसर मीडियम है, वाटर है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल का पानी है भाई ये पूरे नीचे, और ऊपर ये एयर, मतलब ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल वाटर या ग्लास, जो भी आपको समझना। अब यहां पर ऐसी रे आ रही है और ये रे आ रही है, तो ये हो गई ए बी और सी डी, डेफिनेटली इंसिडेंट रे। और आपको ये क्लियर है कि चूंकि एयर में तो स्पीड अलग रहेगी और डेंसर में जाएंगे तो स्पीड अलग रहेगी, कम हो जाएगी। अब मान लीजिए ये ए बी और सी डी में इंसिडेंट रे बोल रहा हूं, तो आपको क्लियर दिख रहा है बी जो है वो वाटर सरफेस पर यहां पर टकरा गई है। ये सी डी पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये आपको समझ में आ रहा है बी एम, चूंकि रेस के परपेंडिकुलर है मतलब वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट पर हर पार्टिकल कैसा होता है, सेम फेस में। लेकिन हुआ ये कि वाटर सरफेस पर जाकर इस वेव फ्रंट का बी जो पार्टिकल है वो पहले हिट कर गया, और सबसे लास्ट में ये एम जाकर हिट करने वाला है। तो सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा बी का स्टार्ट होगा और ऐसा जाएगा इस दफे, यहां से ऐसे जाएगा, फिर आगे आगे जाएगा, फिर यहां वाला पार्टिकल यहां जाएगा, फिर उसका रिफ्रैक्शन, यहां वाला पार्टिकल, फिर उसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट, सबसे लास्ट में यहां पर पहुंचाइए। यदि आप देखें और उसके बाद फिर इसका मान लीजिए रे ऐसी जा रही है, तो यदि डी से हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसा, इन रेस के परपेंडिकुलर, तो ये होना चाहिए बी एम क्या होना चाहिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और डी एन को हम लोग बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है यहां पर कि इस पर सारे पार्टिकल सब सेम फेस में, मान लीजिए यहां पर पार्टिकल है जी और ये एच, और यदि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो बी यहां पहुंचेगा बी डैश पर, जी ऐसा जाकर यहां पहुंचेगा जी डैश पर, एच यहां से चलकर ऐसा जाकर यहां पहुंचेगा एच डैश पर, और एम जो है वो डी तक पहुंच पाएगा। मतलब ये सही मायने बी की न्यू पोजीशन है सेकंड मीडियम में। जी के लिए क्या हुआ कि कुछ सेम टाइम में जब तक ये बी डैश पर पहुंचता है उतने टाइम में जी को यहां फर्स्ट मीडियम में भी चलना पड़ गया और सेकंड मीडियम में भी चलना पड़ गया, तो ये टोटल इतना डिस्टेंस का तब जाकर यहां पर सेम फेस पर पहुंचा है। ये एच को ऐसा जाना पड़ गया और एम यहां से यहां तक, पर अब इसका मतलब ये जो है वेव फ्रंट है, तो यही पूरे पार्टिकल यहां आ गए सेम फेस वाले। यदि मैं मान लीजिए बोलता हूं ये एंगल आई है, तो डेफिनेटली आप अपने मैथ से या जो कॉन्सेप्ट मैंने उससे समझाया था, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई। मैंने आपको समझाया था कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है और रे का परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, तो जब रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई है तो रे का परपेंडिकुलर वेव फ्रंट और नॉर्मल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, इनके बीच का एंगल भी आई होगा, ये आई होगा। ऐसे ही यदि आप रिफ्रैक्शन में जैसा आप जानते हैं कि ये एंगल आर है, कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एंगल आपको पता है आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नॉर्मल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो गया और इस रे का परपेंडिकुलर मतलब वेव फ्रंट हो गया, तो जब ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। मतलब यहां पर डायग्राम में आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मैंने आपको बताया एंगल ए बी एस और सपोज ये एस डैश,
तो मैं एस डैश, और इसको मान लीजिए मुझे कुछ नेम देना पड़ेगा, टी बोल देता हूं। तो एंगल ए बी एस इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल होगा एम बी डी। ऐसे एंगल एस डैश बी टी, एस डैश बी टी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इज इक्वल टू होगा एंगल बी डी बी डैश, बी डी बी डैश। अब यदि मैं बोलता हूं आपसे साइन आई, अच्छा चलिए साइन आई से पहले यदि ठीक है साइन आई और साइन आर ही बताता हूं। साइन आई इज इक्वल टू, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, साइन आई इज इक्वल टू एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 हो जाएगा, और इसका ठीक अपोजिट हाइपोटेनियस, तो साइन आई हो जाएगा एम डी अपॉन बी डी। क्या हो जाएगा? एम डी अपॉन बी डी, ये 1। साइन आर यदि मैं बोलता हूं आपसे, तो आपको पता है ये जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपको मालूम है ये एंगल आर है, आर के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ये तो वेव फ्रंट है, तो ये एंगल 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस। तो क्या जाएगा यहां पर साइन आर इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन बी डी, ये जाएगा 2। अब यदि ये बोलता साइन आई अपॉन साइन आर, तो आपको दिख रहा है एम डी अपॉन बी डी, यहां जाएगा बी बी डैश अपॉन बी डी, बी डी कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एम डी अपॉन बी बी डैश, ये मान लीजिए 3। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एम डी एक्चुअली में कितना है, एम डी ये डिस्टेंस कितना है, ये टी टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, कितना है? तो यहां पर लाइट की स्पीड क्या थी? v1, तो स्वाभाविक है v1 इज इक्वल टू जाएगा x1 अपॉन टी, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू टी। तो डेफिनेटली यहां पर md की वैल्यू कितनी आएगी? v1 इंटू टी। ये चूंकि सारे पार्टिकल सेम फेस में हैं, तो यदि इसने m ने t टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इतने ही टाइम में b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? bb डैश, तो bb डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो bb डैश चूंकि सेकेंड मीडियम में है, तो सेकेंड मीडियम में स्पीड v इज इक्वल टू जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, x2 सपोज, तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा? v2 इंटू टी, सेम टाइम में। इसका मतलब है md की वैल्यू जाएगी v1t और bb डैश की वैल्यू जाएगी v2 इंटू ऑफ t। यदि हम इन वैल्यूज को 3 में सब्स्टिट्यूट करें, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू md की जगह जाएगा v1 इंटू टी, bb डैश की जगह जाएगा v2 इंटू टी। तो डेफिनेटली टी क्या हो गया? कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2, और आप सब जानते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या होता है? v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब कुल मिलाकर आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, और यही है आपका स्नेल्स लॉ। ये लिखा था आपने म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस तरीके से हम लोग वेव थ्योरी के बेसिस पर रिफ्रैक्शन जो है उसको प्रूफ कर सकते हैं। हमने स्नेल्स लॉ को प्रूफ किया, कॉपी कर ली।